नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप सभी विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सर के पास भी ज्यादा से ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के कुछ वीडियोस डालो बायोलॉजी से रिलेटेड। तो विष्णु सर ने आज 10th क्लास का जो मानव तंत्र वाला पार्ट है या सेकंड चैप्टर की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर से हम आज उसको लेकर डिस्कस करेंगे। जो 10th वालों के काम भी आएगा, जो 12th वालों के भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जूलॉजी में, उसमें भी काम आएगा। आप कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हो उसमें भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज नया टॉपिक है और ये वीडियो क्लियरली हिंदी मीडियम में रहेगा। आप इंग्लिश मीडियम वाले इसके अंदर कोई कमेंट्स नहीं करें कि सर लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आपके लिए आज से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के सेपरेट वीडियो बनेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के अलग बनेगा, वही टॉपिक इंग्लिश मीडियम में भी बनाया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 10th क्लास का टॉपिक लेते हैं, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि ये कोई 10th से रिलेटेड नहीं है, ये 12th में भी है, या आपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आप बीएससी में भी पढ़ते हो, कंपटीशन एग्जाम में इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मानव तंत्र की बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक टर्म्स बता देता हूँ जो बायोलॉजी से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें होती हैं और इस प्रकार के अपना जो सिस्टम है वो काम करता है। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका क्या होती है, उत्तक क्या होती है, अंग क्या होते हैं, तंत्र क्या होते हैं, ये सब मिलकर क्या काम करते हैं, किस प्रकार इनके वर्किंग प्रोसेस होता है, वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मानव तंत्र मिलने से पहले वो कुछ न कुछ छोटी छोटी रचनाओं से, संरचनाओं से या छोटी छोटी टर्म से मिलकर बना होता है। एक साथ जो ग्रुप में कंबाइन होती है फिर वो तंत्र बनते हैं। तो उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, फिर आपके जो भी ह्यूमन सिस्टम्स है उसको हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका के बारे में, सेल जिसे बोलते हैं। यानी कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मानव शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। अब इसका वर्ड नहीं पता होता है कि संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या, मतलब कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब क्या होती है, बॉडी का निर्माण करने का, डेवलपमेंट, जैसे परिवर्धन बोलते हैं। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी का जब विकास होता है तो कोशिका का बार बार विभाजन होता है, तभी उसके शरीर का निर्माण होता है। संरचना का निर्माण होता नहीं होता, वो संरचनात्मक काम कौन करती है, कोशिका करती है। और अगर क्रियात्मक की बात करो तो फंक्शनल मतलब कि काम करने की दर। आपको सभी को पता है कि अपने अंदर कोशिकाओं का विभाजन बार बार हर एक क्षण होता रहता है। पुरानी कोशिकाएं डिजेनरेट यानी नष्ट होती है और नई कोशिकाओं को निर्माण होता रहता है, जिससे अपने शरीर में क्या होती है, क्रियात्मक क्षमता बढ़ती है, काम करने की दर बढ़ती है, जीवन क्षमता, शारीरिक क्षमता बनी रहती है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन होता है, उसके लिए कोशिका जिम्मेदार, क्योंकि कोशिकाओं के विभाजन से कुछ न कुछ बनते हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे हम परमाणु बोलते हैं, उस प्रकार हम भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी से छोटी अपने शरीर के अंदर इकाई की बात करें। कोशिका भी किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है, लेकिन हम एक कंबाइंड फॉर्म में बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका ही रहेगी, या पहला स्टेज हम बोल सकते हैं अपने शरीर का, वो कोशिका होती है। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होगी। अब ये बहुत सारी कोशिका जब एक साथ काम करेगी, मान लो कि एक साथ ग्रुप बनाकर एक साइड वाली 50 कोशिका एक ही टाइप का काम कर रही है, एक ही साथ ग्रुप बना कर रही है, उसी ग्रुप को हम कंबाइंड फॉर्म में या बायोलॉजी की फॉर्म में क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। यानी कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। कैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक कोशिका बनाई है, ऐसे आपको समझाने के लिए कि ये एक मान लो कोशिका। अब इसी प्रकार की बहुत सारी कोशिका जो समान रूप से समान कार्य करेगी, इस पूरे के ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम उत्तक बोलेंगे। इतना समझना है, कोशिकाओं का एक ऐसा ग्रुप या समूह जो समान प्रकार के कार्य को दर्शाती है, एक ही टाइप का काम करती है, उसे हम उत्तक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंग। देखो, अंग नॉर्मल से बता रहे स्टार्टिंग हुई कोशिका से। अब एक जैसी कोशिका जब काम करती है उसे हम उत्तक बोलते हैं। अब एक जैसा उत्तक मिलकर कुछ ना कुछ एक कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, वही अंग बनाएंगे। वो आपस में क्या कनेक्टेड रहता है। अंग की बात करें तो उत्तकों का युग्मन स्वरूप, यानी कि बहुत सारे प्रकार के उत्तक मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे या एक प्रकार का ऑर्गन बनाएंगे, उसे हम अंग कहते हैं। याद रखना, उत्तकों का जो समूह होता है वो फंक्शनल होता है, क्रियात्मक होता है। याद रखना, वो अलग अलग टाइप उत्तक है, आपके बहुत सारे टाइप आपने पढ़े होंगे और इसको भी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जब भी हम इनके ह्यूमन सिस्टम के सारे सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर एक ना एक वर्ड आएगा, तब हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना चाहिए कि अंग हमेशा उत्तकों का एक समूह रहेगा, यानी कि जुड़े हुए रहेंगे और एक साथ मिलकर एक वर्किंग एफिशिएंसी मतलब नियमित दर से काम करेंगे और अंग बनाएंगे। आपने अंग पता है, अपना हाथ एक अंग है, वगैरह छोटे छोटे जो अंग है, अंगराशय, एक पर्टिकुलर यूनिट फॉर्म में या अकेली इकाई में सारे अंग ही है। तो फिर बहुत सारे अंग मिलकर तंत्र बनाएंगे, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कोशिकाएं, बहुत सारे कोशिकाएं समान प्रकार के उत्तक बना रही है, उत्तक बहुत सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, अंग बना रहे हैं। और जब बहुत सारे अंग एक साथ मिल जाएंगे तो तंत्र बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ये कोई भी अंग जिसका भी डायग्राम में बनाएंगे और उसको उत्तकों का समूह बनाकर आपको दर्शाया कि ये एक अंग बना। अब ये बहुत सारे अंग कैसे, देखो एग्जांपल लेता हूं मैं पाचन तंत्र का। तंत्र बन रहा है,
पाचन तंत्र में आपने यकृत पढ़ा, अग्नाशय पढ़ा, छोटी आंत पढ़ी, बड़ी आंत, ये सारी चीजें पढ़ी, वो सारी क्या है? अंग है। एक साथ जब अंग एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, यानी कि पाचन की क्रिया में काम कर रहे हैं, एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, बहुत सारे अंग एक साथ मिले हुए, तो उसे क्या बोलेंगे? तंत्र बोलेंगे। यानी कि अंग एक साथ सामूहिक होकर एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं, या एक संस्थान का यानी कि एक कंबाइंड फॉर्म में एक यूनिट का निर्माण करते हैं जो एक ही प्रकार के वर्क पर काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तंत्र कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। और वही सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप का होता है। तो ये सारी बेसिक टर्म है, अगर ये पता रहेगी तो फिर आगे जब हम ह्यूमन के सिस्टम पढ़ेंगे उसको आप में आसानी से समझ आएगा। तो कोशिका, ऊतक, अंग और तंत्र। तंत्र क्या होता है? बहुत सारे अंग मिलकर एक साथ यूनिट फॉर्म में काम करेंगे एक ही काम करने के लिए, यानी कि एक ही चीज पे काम करेंगे, अंग कहलाता है। एक चीज याद रखना, सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर का निर्माण करेंगे, क्योंकि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक हमने बात करी है। अब लास्ट में क्या बचे? अंग। अब एक साथ अगर अंग रख दिए जाए, पाचन तंत्र भी हो जिसके अंदर श्वसन तंत्र भी हो, जनन तंत्र भी हो, उत्सर्जन तंत्र भी हो, परिसंचरण तंत्र भी हो, अध्यावरणीय तंत्र भी हो, सभी प्रकार के जो तंत्र है वो अगर एक साथ कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो बॉडी का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक सारी क्रियाएं संपन्न होने स्टार्ट हो गई। तो इसलिए हमें कहते हैं कि सभी तंत्र सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? मानव शरीर का रचना है, निर्माण करते हैं। तो अपने को क्या क्या पढ़ना है? अपने को देखो 10th और 12th का बेसिक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र से स्टार्ट करेंगे, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, इस प्रकार के जो सभी तंत्र हैं उसके बारे में हम डिटेल में एक एक टॉपिक को उठाकर डिस्कस करेंगे। तो ये सारे आपको बेसिक और इसका ओवरव्यू पता हो गया। तो अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ पहला तंत्र, जिसका नाम है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लेते हैं मानव तंत्र का पहला तंत्र, जिसका नाम है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम और उसका बेसिक टर्म्स, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, और कौन कौन से उसके ऑर्गन्स यानी अंग तथा उसकी जो ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां होती है उसके बारे में मेंशन किया है। और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसके बारे में डिटेल में समझा रहा हूं। पहले आप देखें पाचन तंत्र, यानी कि इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि पहले तो पता होना चाहिए अपने को कि पाचन होता क्या है। देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि पाचन एक क्रिया है, पाचन के अंदर जल अपघटन भी होता है, पाचन के अंदर रसायन यानी कि अपने जो रस है उनका स्रावन भी होता है, पाचन के अंदर बहुत सारे कार्बनिक अणु है वो जटिल से सरल में भी होते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी परिभाषा है। देखो पाचन तंत्र की परिभाषा है, आप इसकी टर्म्स को समझकर अपने हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखिए। मैंने एक नॉर्मल से बेस लेवल की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। इससे आगे की मैं बताऊंगा कि हर एक बुक में किस किस टाइप की किस ऑथर द्वारा पाचन तंत्र को अपने बताया जाता है। तो देखते हैं, भोजन से प्राप्त जटिल अणुओं को अवशोषण हेतु, एक वर्ड याद रखना, अवशोषण हेतु सरल अणुओं में बदलने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हम जब भी अपना भोजन करते हैं तो वो भोजन के अंदर जो अवयव होते हैं वो जटिल होते हैं, तो उनको सरल अवयव या सरल अणुओं में तोड़ा जाता है और फिर उसका अवशोषण किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस यानी कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन ही कहलाती है। अब देखो जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ता जाता है इसकी डेफिनेशन भी मॉडिफाइड हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग वर्ड्स यूज में दिए जाते हैं, लेकिन उन सब का एक ही मतलब है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। जैसे कि बात करें तो एक परिभाषा और होती है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर भोजन से प्राप्त अणुओं का एंजाइमेटिक जल अवशोषण किया जाता है। एंजाइमेटिक एंजाइम के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है, यानी कि भोजन के अंदर अवशोषण किया जाता है। 10th या 11th की क्लास में आरबीएससी ये परिभाषा देती है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर जो जटिल अणु होते हैं उनको एंजाइम की क्रिया द्वारा तथा उसके अंदर पाए जाने वाले सभी अवयवों को तोड़कर या बदलकर अवशोषण हेतु मार्ग प्रदान करना या रास्ता प्रदान करना या अंगों को उसके ऊपर कार्य करने के लिए निर्देशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो उन सब का मेन कंसेप्ट यही है कि जो भी जटिल अणु है उनको सरल अणु में तोड़ना। और इस पूरे पाचन की क्रिया में जो जो अंग एक साथ सम्मिलित यानी कि कंबाइंड रूप में काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि कौन कौन से अंग काम करेंगे, आपने ये डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम के ऊपर से नीचे तक देखो, मैं आपको इसके पहले तो अंग बताता हूँ और फिर बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। देखिए पहले तो आपको डायग्राम को देख के समझ गए होंगे कि ये मानव के पाचन का ही डायग्राम है, दूसरा कोई भी अंग के कोई भी सिस्टम का अंग इसमें मेंशन नहीं किया गया। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो मुख से लगे। देखो आप सभी को पता है कि अपने मुख से जब भी कोई भी भोजन का निवार रखा जाता है तो सबसे पहले जीभ पर रखा जाता है।
और बायोलॉजी के लिए अगर आप बात करें तो मुंह के अंदर कोई भी चीज रखने पर ही उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। कैसे कैसे होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, केवल मैं आपको अंग बता रहा हूँ। देखो आप जब भी भोजन करते हैं तो मुंह में जो रखते हैं जीभ, जीभ पहला अंग आ गया, यानी कि मुख के गुहा यानी कि बकल के रोटी। इधर देखें, ये जो मुख हुआ मतलब कि मुंह के अंदर यानी कि जब आप आ करते हो यानी कि मुंह खोलते हो अंदर की तरफ से जो भी संरचनाएं दिखती है, ये जो खांचनुमा या गुहानुमा स्ट्रक्चर दिखती है संरचना, उसे हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा, मुंह के अंदर वाला भाग। यहाँ से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगी? या तो दांत दिखेंगे या अपनी जीभ दिखेगी, दो ही चीज दिखेगी क्योंकि मेंसली नॉर्मल यही दिखती है, और उसके अंदर लार खुली हुई रहती है। तो हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र के अंगों में तो सबसे पहला हो गया मुख, मुख की बात करते हैं, मुख में हो गया। फिर होती है देखो मुख में जो भी आप निवाला निगलते हो तो उसमें सबसे पहला आता है अंग की बात करें तो पहला हो गया मुख, ये रहा मुख सारा का सारा। दूसरा होती है जब भी आप निकलते हो तो उसकी ग्रसनी, गले के पार्ट वाला। दूसरी ग्रसनी से नीचे लंबी नलिकाकार संरचना होती है, ग्रसिका या ग्रास नली भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तीसरी, चौथा अगर अंग की बात करें तो चौथा अंग होता है देखो जे शेप में, ये जे शेप में होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय। आमाशय के नीचे की तरफ जाएंगे तो लंबी कुत्ती हुई या उलझी हुई संरचना नजर आती है, उसे बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत दिखती पतली है लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा होती है। इसके बारे में आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं केवल आपको अंग याद करवा रहा हूँ कम लाइन बाय लाइन। छोटी आंत से बात करेंगे तो उसके आगे वाला जो बड़ा होगा वो बड़ी आंत, ये दोनों तो आपस में याद रह जाती है। और अंतिम में बात करें तो मलाशय तथा गुहा, ये सारे क्या है? अंग है, यानी कि इनका पर्टिकुलर काम रहेगा और अपने ही स्थान पर ये काम करेंगे। अब इनको अंग का प्रोसेस यानी कि पूरी प्रक्रिया में मदद करती है 3 प्रकार की ग्रंथियां। कौन कौन सी 3 प्रकार की ग्रंथियां? एक तो अपने मुंह में होती है लार ग्रंथि, जो लार का स्रावन करती है। 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, लिखी है मैंने, सब पेरिटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 3 प्रकार की होती है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होती है अपने देखो ये लाल ग्रंथि मैंने मेंशन की है, ये होती है अपनी ये ग्रंथि। पहले तो होगी लाल ग्रंथि, दूसरी होगी ये ग्रंथि, और तीसरी अगर मैं बात करूं तो अग्नाशय ग्रंथि, जो मैंने यहां पर बनाई, ये रही अग्नाशय। तो और पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार की तो ग्रंथियां काम करती है और मुख्यतः 7 या 8 प्रकार के अंग काम करते हैं। अलग अलग रूप वाले मलद्वार और गुदा कोई कंबाइंड मानता है, कोई एक ही स्थान मानता है, दोनों को ज्वाइंट मानता है, लेकिन मुख्यतः 7 या 8 अंग और 3 प्रकार की ग्रंथियां काम करती है। फिर मैं बात करता हूँ कि संपूर्ण प्रक्रिया में अंगों का सम्मिलित तंत्र काम करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो अंग प्लस पाचन की ग्रंथियां मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जब भी बात की थी कि सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं तो वो कैसे फॉर्म है, यानी कि जब भी हम मुंह में भोजन करते हैं तो वो जटिल होता है, तो उन जटिल में क्या क्या चीजें होती है? देखो भोजन के घटक क्या क्या हो सकते हैं, ये आपने छोटी क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन में प्रोटीन होता है, भोजन में वसा भी होती है, भोजन में विटामिन होता है, भोजन में लवण होता है और भोजन में खनिज होता है, और जल की मात्रा अपने शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। 70 से 90-80% तक अपने भोजन के अंदर जल ही काम करता है। तो ये तो होते हैं भोजन के घटक। अब देखो आपने यहाँ से स्टार्ट की थी, मुंह से लेकर के गुदा तक हम आए थे, एक कंबाइंड फॉर्म में एक नलिकाकार संरचना। अगर आप इसको गौर से देखें डायग्राम को तो यहाँ से लेकर एक कंबाइंड फॉर्म में नलिकाकार संरचना का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक नाल रूपी संरचना नजर आ रही है जो लगभग 8 से 10 मीटर तक हो सकती है। और इसी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नाल रूपी संरचना नजर आती है उसे तो हम क्या बोलते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसे अपनी लोकल लैंग्वेज में पोष नली या पोषण नली कहा जाता है। यानी कि पाचन तंत्र के सभी अंगों के सम्मिलित रूप को आहार नाल कह सकते हैं। आहार नाली मतलब है कि यहाँ से जब हम भोजन ग्रहण किया, ये पचकर उसके अवशिष्ट पदार्थों द्वारा गुदा से बाहर निकालने वाले रास्ते तक ये जो नलिकाकार संरचना है अपने को नजर आती है, उसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई है कि मुख के अंदर जब भी हम भोजन का निवाला रखते हैं तो सबसे पहले जीभ आती है, लेकिन उस भोजन को सबसे पहले पाचन की क्रिया स्टार्ट करने के लिए मदद करते हैं दांत। तो दांत को पाचन तंत्र का अंग नहीं मानते हैं, लेकिन पाचन तंत्र के अंगों का सहायक अंग माना जाता है। अंग में हमने कहीं पर भी दांतों को मेंशन नहीं किया, हमने केवल मुख लिख दिया। इसके अंदर जीभ भी आती है, इसके अंदर दांत भी आते हैं, सभी प्रकार का अंग सम्मिलित होता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अपनी जीभ होती है, यानी कि जीभा जिसे टंग बोलते हैं, वो मुख के सबसे पीछे तलवे के आस से चिपकी रहती है, उस स्थान का नाम क्या है? उसे बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल, यानी कि जहां से अपनी जीभ चिपकी है पीछे से
और वहीं से वो पूरे मुंह के अंदर मूवमेंट यानी गति करती है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एक कंप्यूटर एग्जाम में, और 10th क्लास से स्टार्ट होता है, उसके बाद बताया भी नहीं जाता। तो ये सारा हमने क्या स्टार्ट किया था, पाचन तंत्र के बारे में, पाचन की परिभाषा देगी, उसका डायग्राम देगा, ये डायग्राम अभी यही रहेगा। इसको मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले अपने मुख गुहा के बारे में, मुंह को लेकर। तो हम कंटिन्यू इसके सारे पहले तो ऑर्गन्स पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे इसकी ग्लैंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र के सभी अंगों के बारे में, और सबसे पहला पाचन तंत्र का जो अंग है जिसे हम माउथ या मुख कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करता है। तो हम इस चीज को बड़े ही डिटेल से धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझते हुए पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें और कंटिन्यू इस वीडियो के जो भी पार्ट्स आएंगे, यानी कि ह्यूमन सिस्टम लेके चले, सभी सिस्टम जो मैंने 7-8 सिस्टम आपको लिख के बताए थे, उन सभी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख में। देखो नाम से पता चलता है कि अगर मैं बात करूं मुख की कॉमन वैल्यू, अगर इस टॉपिक को नहीं छेड़ते हुए, इसके बारे में नहीं डिस्कस करते हुए, तो एक आम आदमी के अंदर अगर मुख के बारे में कुछ कहे तो वो क्या कहेगा, तो दो ही बात कहेगा कि मुख के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो चबाने तथा तोड़ने का काम करते हैं। कोई भी मुंह के अंदर चीज हो, जरूर नहीं है कि भोजन होगा, कुछ भी जाएगा तो केवल उसको तोड़ेंगे। और दूसरी होती है जीभ, जो मुख के अंदर चारों तरफ घूमती रहती है और मुख की सुरक्षा करती है। ये दो चीजें होती है, इन्हीं को हम बेसिक बनाकर चलते हैं। मान लो कि ये मुख है, इसको मैं थोड़ा यहाँ अच्छे से बकल कैविटी को खोल के केवल बता देता हूँ। ये मुख है और इसके अंदर से अगर ये जीभ है, ये जहाँ जुड़ी है, और इसके ऊपर बाहर की तरफ 2 होठ और अंदर की तरफ दांत पाए जाते हैं। तो इतने से एरिया के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है और क्या क्या क्रियाओं का काम होता है, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख। कटोरीनुमा संरचना होती है, बॉल से दिख रही है, कटोरीनुमा संरचना होती है। ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु होते हैं। हमें पता है कि जब भी हम बोलते हैं या हम कोई भी चीज को तोड़ते हैं मुंह में लेकर, तो केवल फोर्स हमेशा ऊपर वाले से लगता है। जहां भी हम बोलते हैं तो केवल अपने वाले निचले वाला जो जबड़ा है जो वही हिलता है, ऊपर वाला कभी नहीं हिलता। तो देखो ऊपर कठोर होता है, नीचे कोमल तालु होते हैं। 2 प्रकार के तालु पाए जाते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, और बाहर की तरफ से होठों या कोष्ठों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, फिर बात करें मुख गुहा में गति करने योग्य जीवा होती है। देखो मुख गुहा में जीवा का काम क्या है, मायने काम कर रहे थे। एक ही इसका मुख्य कार्य है कि मुंह के अंदर सुरक्षा बनाए रखना। कैसे, दांत के अंदर कोई कुछ ना आ जाए या मुंह के आंतरिक भागों में कोई कीटाणु आ जाए, कुछ फंस जाए तो उसको निकालना और बाहर निकालना, ये मुख्य इसका इंपॉर्टेंट काम है। तो गति करने योग्य जीवा होती है। जीवा की गति किसके ऊपर निर्भर करती है, जीवा की गति मुख गुहा के अंदर होने वाली क्रियाओं पर निर्भर करती है। आप फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मुंह के अंदर काफी बार अपने दांतों के बीच कुछ भी अगर फंस जाए तो जब तक वो बाहर नहीं निकलता, जब तक हमारी जीभ संतुलित अवस्था में या नॉर्मल स्टेज में नहीं आती है, तो वो क्या करती है, उसके अंदर होने वाली क्रियाओं के ऊपर डिपेंड रहती है। मुख के ऊपरी भाग तथा निचले जबड़े में 16 यानी कि 32 दांत पाए जाते हैं। तो बात आ गई सीधी की सीधी 32 दांतों के ऊपर। तो मैं बात करता हूँ पहले मुख गुहा के दांत की, फिर बात करेंगे हम जीवा के बारे में। तो सभी दांत एक सांचेनुमा संरचना यानी कि मसूड़ा में स्थित होते हैं। मान लीजिए एक दांत की संरचना है, ऐसा दांत होता है। जो दांत एक सांचेनुमा संरचना में फिट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जड़ से मसूड़ बोलते हैं। हमेशा याद रखना, दांत की भी जड़ें होती है। दांत की संरचना की हम बात करेंगे कि दांत की जो लंबाई होती है, दांत को कैसे पोषण मिलता है, वो पहले बात करते हैं। सभी दांत एक सांचेनुमा संरचना में जैसे मसूड़ा में स्थित होते हैं। देखो मसूड़े और दांत जब दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, इसी स्थिति को हम बोलते हैं गर्भदंती। ये कंफ्यूज करता है, एक होता है द्विबार दंती, वो अलग बात है, और गर्भदंती अलग बात है। द्विबार दंती मतलब द्वि मतलब 2, बार मतलब कि आना, दंती मतलब कि दांत। 2 बार दांत का आना एक जीवन काल में, एक जीवन की अवस्था, वो अलग बात है। ये गर्भदंती क्या होती है कि मसूड़ों प्लस दांतों की एक स्थिति होती है, यानी कि मसूड़ों के अंदर दांत का फिट होना। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, गर्भदंती कहा जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। मानवों में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। ये सबको पता है कि द्विबार दंती मतलब कि जब जन्म के प्रारंभिक अवस्था के दौरान जो दूध के दांत हम बोलते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है, वो आता है, और उसके बाद वापस हटकर नए दांत आते हैं, और धीरे धीरे जैसे विकास होता है वैसे वैसे दांतों की संख्या बढ़कर 32 सीमित दांत हो जाते हैं, और वो एक जीवन काल में फिक्स स्थित रहते हैं। उसके बाद अगर दांतों की क्षति होने पर उनका निर्माण अधिक या पूर्णतः विकसित या विकास नहीं हो सकता। तो मनुष्यों में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। अब दांत कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के हो सकते हैं। आपने दांतों की स्ट्रक्चर्स देखी होगी, लगभग सभी जानवरों में या सभी मानवीय जीवों की बात करें, जो बड़े जीव है या मेमलियंस की बात कर रहे हैं, जो अपने समान होते हैं, उनके अंदर लगभग यही टाइप के दांत पाए जाते हैं, लेकिन संरचना और
आकार अलग अलग हो सकता है, लगभग ऐसे होंगे, अपने भी कृतक होगा तो उसके भी होगा, लेकिन संख्या, संरचना और आकार अलग अलग हो सकता है। तो देखो इनका नाम याद रखना, कर्तक काटने वाला, रदनक, रदनक का मतलब होता है कैच करना, पकड़ना, चबाने के लिए से पहले पकड़ के रखना। अगर चवर्णक और चवर्णक मतलब कि आगे से और पीछे से चबाना, ये चार चीजें आपको पता रहेगी तो दांतों की क्रिया पता रहेगी। देखो मानव में दांत पहला है कृतक प्रकार का, आगे दो अपने को दांत ऊपर और दो नीचे दिखाई दे रहे हैं, बड़े आकार के, जो कोई भी चीज को फटाक से उसको काटने में काम करते हैं, कुतरने में काम करते हैं, सबसे आगे के दांत होते हैं कृतक। रदनक भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करता है। देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो लंबे नुकीले दांत पाए जाते हैं जो चीरने का काम करते हैं। अगर आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल काफी बुक में अखरोट का एग्जांपल दिया गया है कि अखरोट को तोड़ने के लिए आप लेफ्ट या राइट साइड में काट कर डायरेक्ट सामने वाला या कृत्रिम दांतों से नहीं तोड़ते, क्योंकि वो चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। फिर है अग्र चवर्णक और चवर्णक। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों ही दांत होते हैं, वो चबाने का काम करते हैं, आगे की स्थिति में और पीछे की स्थिति में। चार प्रकार के दांत, चारों का हमने केवल उनके कार्य और स्थिति डिस्कस किए। अब चार प्रकार के दांत का डेंटल फॉर्मूला, कौन से दांत किस अवस्था में कितनी संख्या में पाए जाते हैं, वो मैंने वहां पे लिखा है। इंसिजर, कैनिस, प्रीमोलर, मोलर, कर्तक, चवर्णक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। देखो ये जो है ना, ये इसका भाग वगैरह कुछ नहीं, ये याद रखने का एक फॉर्मूला बनाया है। इसमें काफी बार डिवाइडेशन कुछ नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, दो ऊपर दो नीचे, यानी कि दो जबड़े होते हैं, ऊपर के तालु के ऊपर वाले और नीचे वाले, दो ऊपर दो नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर ऐसे करते हैं। इनको अगर आपस में जोड़कर अगर 2 से गुणा करेंगे तो 32 दांत होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। कैसे कि मैं ऐसे जोड़ दूं, 4 ये 2 6 ये 4 10 ये और ये 3 6 16 हो गए, 16 × 2 32 दांत हो गए। तो इसमें कभी भी भाग नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला बनाया है तो इसमें तोड़कर अपने दांतों की संख्या निकालें, कुछ नहीं। याद रखने का तरीका है कि कितनी संख्या में ऊपर होता है, कितनी संख्या में नीचे होता है, तो याद रह जाएगा। ये 32 दांत पूरे हो गए। अब बात करते हैं थोड़े दांत की संरचना कि दांत कैसा हो सकता है। तो आपको पता है दांत डेंटिन से बनते हैं, डेंटिन से वो जो आपके साइंस की लैंग्वेज में जो आप कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह जो मिलकर बनते हैं वही बायोलॉजी में डेंटिन, क्योंकि वो उस फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में नहीं रहते। दांत डेंटिन से बनते हैं, एक कठोरतम संरचना होती है। दांत के 3 भाग होते हैं, एक उसकी जड़ जो जड़ से मसूड़ा में दबी रहती है, एक होता है इसका क्राउन, शिखर जो अपने को बाहर में दिखता है, और क्राउन और शिखर और जड़ के बीच की गर्दनुमा स्ट्रक्चर 3 होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला शिखर, ये जो ऐसा सा दिखता है, ये राउंड शेप, ये वाला जहां से ये धसी हुई है इसे बोलते हैं रूट्स, और ये यहां से इसके बीच का एरिया क्या कहलाता है, गर्दन। 3 भाग होते हैं, तीनों में अपने इंपॉर्टेंट एक ही क्राउन वाला भाग, क्योंकि क्राउन बनता है दंतवल्क या इनेमल से, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। आपने पढ़ा होगा मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल, जंतु में जंतु, पादप में पादप की आवाज अलग करें। ये बात हमेशा याद रखना, इसका हिंदी वर्ड ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इनेमल सबको पता है, हिंदी वर्ड याद रखना दंतवल्क, काफी बार कंपटीशन में यही पूछा जाता है। और शिखर, क्राउन का मतलब उसके दांत के बीच में पाया जाने वाला होल नहीं होता, क्राउन मतलब उसका सबसे ऊपरी संरचना। आप अगर बात करें रदनक की तो उसकी संरचना ऐसे होती है, तो ये होगा उसका क्राउन, ना कि ये वाला भाग, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे दांतों के कार्य के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं, देखो मुख्य गुहा की बात कर रहे थे, उसमें अपना हमने दांत के बारे में, इसकी संरचना और इसके कार्य के बारे में हमने बात की थी। और अब हम बात करते हैं लार के बारे में, यानी कि लार ग्रंथि वगैरह के बारे में। तो देखो लार ग्रंथि यानी कि लार क्या होती है कि मुख के पृष्ठ बाहर भाग से जो जीवा जुड़ी रहती है, लार नहीं है, आपने इनको जीवा लिखना, जीवा, जीवा के बारे में बताइए। यानी कि मुख के पृष्ठ भाग के आधार पर जो पेनोल लिंगुम से जीवा यानी जीभ जुड़ी रहती है, वो जीभ का मटेरियल था, यानी कि जीभ कहां से कर रही थी। फिर हमने बात की थी कि लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि मैंने कहा था कि अपने मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, और ये तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां मैंने यहाँ पे लिखी। देखो तीनों के नाम पता होना चाहिए, काम लार का श्रवण करना है, लार का निर्माण करना है, कोई 50%, कोई 60%, कोई 5%, ऐसा उसका कंट्रीब्यूशन होता है। 3 टाइप की लार ग्रंथियां होती है। देखो पहली होती है पेरोटिड, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल, दूसरी होती है सबलिंगुअल अधोजीवा जिसे बोलते हैं, और तीसरी होती है मैंडिबुलर यानी कि अधोहनु जिसे बोलते हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखो पेरोटिड इसे कर्णमूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कर्णपलक दोनों जो कर्णपलक है उसके नीचे पाई जाती है, बीच में पीछे की तरफ, ठीक है ना, बीचों बीच में कर्णपलक। ये अपने लार के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होता है 20 से 30% लार का, पूरे बकल कैविटी की 100% में से इसका 20 से 30% लार का है निर्माण करती है। फिर होती है सब लिंगुअल यानी कि अधोजीवा। अधोजीवा सबसे छोटी होगी क्योंकि ये फ्रेनोलिंगम के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, जीभ के नीचे वाले में।
ठीक है, लार का केवल और केवल 5% भाग बनाती है। और तीसरी होती है सब मैंडिबुलर, जिसे अधोहनु कहते हैं। ये सबसे ज्यादा 65 से लेकर अप्रोक्सीमेट 70% तक लार यही बनाती है। और इसकी जो लार यानी कि इसका जो निकलने वाला जो लिक्विड होता है वो अधिक चिपचिपा होता है, और इसी की वजह से लार क्या होती है कि लार के बहने की प्रवृत्ति कम होती है, ज्यादा चिपचिपा होता है, लॉन्ग पीरियड तक मुंह के अंदर वो चिपका हुआ रहता है, वरना वो ज्यादा तरल अवस्था में होने पर मुंह से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो थे लार के बारे में। देखो लार की अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर के माउथ के पीछे की तरफ से, तो यहाँ देखो जीभ के नीचे की तरफ दोनों लार और एक होती है कर्णफलक की, इस प्रकार की डायग्राम होता है। तीनों आपस में ये जे हम बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। फिर हमने बात की थी ग्रसनी की। देखो माउथ पूरा हो गया, माउथ पर अपने को दांत, जीभ और लार तीनों बात कर ली थी। तीनों का काम, लार का काम क्या है, भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाता है, और मुख का आंतरिक भाग होता है उसका कीटाणुओं से रक्षा करता है, उसके अंदर से जो उसका माध्यम होता है वो सारे बनाए रखता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम ज्यादा नहीं होने देता है। अंदर जो भी कीटाणु आते हैं उनको नष्ट करने का लार करता है। लार का मेन काम याद रखना है कि भोजन को लसलसा बनाए ताकि वो नीचे की तरफ आगे की तरफ गति करे। फिर होता है दूसरा भाग है अपना पाचन तंत्र का ग्रसनी, दूसरा अंग, ये वाला छोटा सा गले के आसपास वाला भाग ग्रसनी। देखो ग्रसनी होती क्या है, ग्रसनी मुख गुहा तथा ग्रसिका के मध्य का भाग होता है। देखो मुख गुहा और ग्रसिका का इस डायग्राम में आप दिखा के बात कर, देखो ये देखो ग्रसनी मैंने बताई ये वाली, ये ग्रसिका देखो ये इतनी लंबी वाली ग्रसिका यहाँ से स्टार्ट होती है लंबी, और ये वाला भाग है मुख गुहा, मुख के अंदर वाला भाग मुख गुहा। तो इसके और इसके बीच वाला जो गले के आसपास वाला क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये इसको पढ़ा क्यों जाता है। देखो ये एक ऐसा भाग है जो श्वसन तंत्र का भी पार्ट है और पाचन तंत्र का भी पार्ट। जो हम नाक से श्वास लेते हैं वो भी इससे होकर गुजरती है, और जो हम भोजन करते हैं वो भोजन के क्रम भी या अवयव भी इससे होकर गुजरते हैं। श्वसन तथा पाचन तंत्र का सम्मिलित मिश्रण वाला भाग है, याद रखना। ठीक है, इसका मेन काम ये पता चलता है कि ये क्या करता है कि ये 100% अपने पूरे काम इसमें लगा रहता है कि कोई भी भोजन का अवयव या कण श्वसन तंत्र के वाले मार्ग से या होते हुए यानी कि श्वसनिक कार्य या श्वसनिक मार्गों में न चला जाए। यानी कि हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं कि श्वसन तंत्र वाले पार्ट को अलग रखता है और पाचन तंत्र वाले पार्ट मतलब कि उनके अवयव आने वाले पदार्थ कण या हवा को अलग रखता है। इसकी भित्ति ऐच्छिक पेशियों से निर्मित होती है, इच्छा के अनुसार कार्य करती है। इसके पश्च भाग से तो गांठी तथा निगल द्वार होता है। देखो पश्च भाग एक होता है गांठी और ये होता है निगल द्वार। क्या होता है गांठी और निगल द्वार, देखो ये दो संरचना होती है। एक होता है देखो जैसे निगल द्वार बोलते हैं बुलेट, ये तो होता है जो आगे लेके जाता है पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र के आगे किसमें घुसेगा, ग्रसिका के अंदर जाकर खुलेगा। और एक होता है ग्लोटिस जो क्या करता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो अपना जो ग्रसिका के आसपास वाला जो वायवीय भाग है, जो वायवीय श्वसनिक अंग है उसको ऊपर ढक्कन में काम करता है, जैसे एपिग्लोटिस वगैरह की बात करता है, तो उसका काम होता है। अब मैंने बात की थी ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी कभी भी ये इसका देखो इसका कार्य अगर एक बात हमेशा याद रखनी है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो श्वसनिक मार्ग है उसको पाचन मार्ग, उन दोनों के मार्ग में आने वाली जो भी अवयव है उनको सेपरेट रखना। यानी कि वायु अगर जा रही है तो वायु के अंदर कोई भी भोजन के अवयव नहीं जाए, और अगर पाचक अवयव जा रहे हैं तो वायु वाले मार्ग को अवरुद्ध करता है। ये इसका मेन काम होता है। अब ग्रसनी के तीन भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। देखो तीन भाग कौन कौन से, नासा का पता चल गया कि जो वायु वाला या नासा द्वार वाला नाक वाला पार्ट रहेगा, मुख ग्रसनी मुख वाला पार्ट। अब कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी क्या होता है, देखो ये मैं डायग्राम है, ये तो अपना नोज नाक से ये वाला ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो नाक से लेके जाएगा उसे बोलेंगे नासा ग्रसनी, नाक वाली ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर। फिर है मुख ग्रसनी, मुख से आने वाले भाग में जहां से छोटा सा एक द्वार या छिद्र नुमा स्ट्रक्चर होती है जो आगे नलिकाकार फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं मुख। अधोग्रसनी क्या होती है, अधोग्रसनी मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी जहां पर दोनों मिलकर सम्मिलित फॉर्म में होते हैं, उसके आगे का थोड़ा सा पार्ट क्या होता है अधोग्रसनी, यानी आगे वाला पार्ट जिसके अंदर नासा यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का दोनों का भाग सम्मिलित होता है वो अधोग्रसनी कहलाता है। और ये तीनों क्या है, तीनों है ग्रसनी के पार्ट। देखो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज केवल इसकी स्टार्टिंग फॉर्म पढ़ी, गले तक पढ़ा। पाचन तंत्र को स्टार्ट किया था, उसमें हमने मुख और ग्रसनी के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद का जो पार्ट होता है यानी कि हम अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद ग्रसिका का, यहां से लेकर गुदा तक। यहां से देखो जब भी भोजन यहां से लुढ़कता हुआ या जिसका एक गति का नाम है क्रमानुकुंचन,
जिसे हम स्टार्ट दिस मूवमेंट कहते हैं। कर्मानुकूलन गति, कर्मानुकूलन गति मतलब क्या आपको पता है कि एक बार झटके से गति करना और एक बार रुकना, जैसे तारे कैसे पिघले होता है ऐसे ऐसे गति होती है। और कर्मानुकूलन गति का एक फायदा यह है कि भोजन रिवर्स नहीं आता, यानी कि हम उल्टे लटक के खाएंगे तो भी पेट के अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये हमने आज कहाँ तक पढ़ा है, ग्रसनी तक पढ़ा है। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे ग्रसिका और आमाशय को लेकर। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को, यानी कि ये जो आज हमने पढ़ा है इसको आप वीडियो को पूरा देखें, इसके नोट्स मैं PDF में दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रसिका। तब तक के लिए धन्यवाद।